नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमा चारण सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर जिसमें विश्व के इतिहास के बारे में कुछ अध्याय दिए गए हैं, उन्हीं में से एक अध्याय औद्योगिक क्रांति पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछले अध्याय में हमने कृषि क्रांति, जिसने कि इसकी एक तरह से पृष्ठभूमि औद्योगिक क्रांति की तैयार कर दी थी, उसके बारे में बात तो हम कर ही चुके हैं। अब औद्योगिक क्रांति के बारे में हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना सबसे अधिक आवश्यक होगा कि ये किस देश में शुरू हुई और उस देश में भी किस उद्योग में, किस क्षेत्र में ये सबसे पहले प्रारंभ हुई। तो वो देश जिसको कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कराने का श्रेय था, ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। आप यूके कह सकते हो, ब्रिटेन कह सकते हो, इंग्लैंड कह सकते हो। यहाँ जो है 18वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई, जो शुरुआत में ब्रिटेन से होकर के फिर धीरे धीरे यूरोप और फिर अमेरिका तक फैलती चली गई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, जिसके कारण जो घरेलू उद्योग थे, हस्तशिल्प थे और हथकरघा उद्योग थे, उनकी जगह फैक्ट्रीज़ ने ले ली। इसके कारण उत्पादन बहुत स्पीड से होने लगा और बहुत अधिक मात्रा में भी होने लगा, चीज़ों के दाम गिरने लगे। तो इस सारे परिवर्तनों में अर्थव्यवस्था को, समाज को और साथ ही साथ राजनीति को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। ये कोई प्री प्लान्ड नहीं थी या इस ब्रिटेन की अर्थनीति के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी। वो क्या परिस्थितियाँ थी, ये हम पिछले टॉपिक में चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग जो है किसने किया। पहली बार तो इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान थे, कुछ उन्होंने किया, फ्रांस के जॉर्ज मिशेले, जर्मनी के एजेंट द्वारा। अंग्रेजी में जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था प्रख्यात दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नल्ड टॉयनबी ने। उन्होंने कहा कि 1760 से लेकर के 1820 के बीच में ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो सामूहिक रूप से सारे परिवर्तन आए, उनको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में उन्होंने लिखा कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, लेकिन 100 वर्ष के अंतराल में ही ये परिवर्तन बड़ी ही तेज़ी से आए। पिछले कुछ शताब्दियों से, जैसे पुनर्जागरण हुआ, फिर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसके बाद में कृषि क्रांति हुई, वाणिज्यवाद हुआ, इन सारों ने एक तरह से इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अब अगर आम भाषा में औद्योगिक क्रांति आप जानना चाहोगे किसे कहते हैं, तो बच्चों आज से कुछ 100 वर्षों पहले तक कुम्हार अपने घर में काम करता था, लोहार अपने घर में, कपड़े भी जो हैं रुई धुनने वाले अलग धुनते थे, सूत काटने वाले अलग काटा करते थे, हथकरघा पर जो है उस धागे से कपड़ा बुना जाता था। वो घरों पर ही घर के लोग मिलजुल करके काम करते थे। और आजकल आप देखते हो जो सारा उत्पादन होता है, सिर्फ कपड़ा नहीं, चाहे बर्तन हो, कुछ भी हो, ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में, जहाँ परिवार नहीं, बिल्कुल वेतनभोगी जो मजदूर होते हैं वो काम किया करते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये किसके कारण संभव हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण। इसका अर्थ आर्थिक व्यवस्था से है, जब परंपरागत अपने उत्पादन कम हुआ करता था और विकास की निम्न स्थिति थी, उससे निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। जिसके क्या क्या लक्षण थे? बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन, जीवन का रहन सहन ऊंचा उठना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना और उत्पादन दर का निरंतर बढ़ते जाना, जिसका प्रभाव सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर ही नहीं, पूरे समाज पर, अर्थशास्त्र पर, राजनीति पर, सभी पर देखा गया है। अब औद्योगिक क्रांति में जो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन आए, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र में तो कृषि क्रांति, जिसने की पृष्ठभूमि तैयार की थी औद्योगिक क्रांति की, वो तो मैंने पिछले टॉपिक में आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला जो अपना क्षेत्र है जहाँ की औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, देश तो था ब्रिटेन और क्षेत्र था सूती वस्त्र उद्योग। औद्योगिक क्रांति जो है वो सूती वस्त्र उद्योग से ही शुरू हुई थी। अब उससे पहले 18वीं सदी तक इंग्लैंड में क्या स्थिति थी? यूरोप में जो कपड़े बनते थे वही प्राचीन प्रणाली से, तो उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, मांग पूरी नहीं हो पाती थी। तो एशिया से और विशेषकर भारत से जो है सूती कपड़े मंगाए जाते थे, भारत से आयात किए जाते थे। लेकिन जब
धीरे धीरे भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा कसा तो इंग्लैंड ने कहा कि कपड़े के साथ साथ रुई भी भेजो, हम भी कोशिश करते हैं अपने यहाँ पर कपड़ा बनाने की। इस तरह से कपड़े की कपास की धुनाई से लेकर के उससे सूत काटना, हथकरघे पर कपड़ा बुनना, ये सारा काम वहीं होने लगे। लेकिन जो पुराने तरीके थे उनके यूरोपियों के, उनसे इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता था। तो इनमें जो कुछ परिवर्तन आए, तो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ वो था फ्लाइंग शटल का। आविष्कारक का नाम था जॉन के। उन्होंने 1733 में फ्लाइंग शटल नामक खोज की, जिससे कपड़ा जो है, बुनाई जो है बहुत स्पीड से होने लग गई। लेकिन उसके लिए अब चक्कर पड़ा कि धागे से कपड़ा बुनना तो बहुत स्पीड से हो गया, लेकिन रुई से जो धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, सूत से धागे काटने हैं, वो स्पीड अभी भी मुश्किल थी। तो एक अगर बुनकर है उसको व्यस्त रखना है तो हमें 10 के आसपास जो है मजदूरों की आवश्यकता होती थी, जो लगातार जो है वो धागा बनाते रह सकें। ये समस्या अब दिक्कत आने लग गई। अब प्रोडक्शन तो फिर भी स्पीड वो की वो है। इस समस्या का निस्तारण किया जेम्स हरग्रीव्स ने। 1764 में उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इस मशीन में एक साथ 8 धागे काटे जा सकते थे। न सिर्फ सफाई से, स्पीड भी उसकी ज़्यादा थी और मात्रा तो ज़्यादा ही थी, यानी कि मनुष्यों से हर हाल में उत्कृष्ट काम इससे होता था। आगे चलकर 1764 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में कुछ सुधार किया। पहले इंसान के चलाते थे, काफ़ी ज़ोर लगता था। उन्होंने जल शक्ति से इसको चलाने की कोशिश की और वाटर फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन उन्होंने बनाई। तो ये तो आए वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मुख्य परिवर्तन क्या क्या हुए। अब उसके बाद लौह उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो सारी मशीनरी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। तो जैसे जैसे मशीनें बनेंगी लोहे की मांग बढ़ती चली जाएगी। पुरानी तकनीकें इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में बिल्कुल असमर्थ थी, इसलिए जल्दी से जल्दी लोहा साफ करने की, उसे पिघलाने की विधि खोजी जाने का प्रयास होने लगा। इसमें सफलता मिली सबसे पहले 1709 में इब्राहिम डर्बी को। उन्होंने धमन भट्टी का आविष्कार किया। इस धमन भट्टी में पहली बार पत्थर का कोयला, जिसे कोक कहा जाता था, इसका प्रयोग किया गया। इससे क्या हुआ? पत्थर के कोयले के प्रयोग से लोहा पिघलाना और साफ करना काफ़ी इजी हो गया। तो इस कारण धातु उद्योग में इस आविष्कार ने एक तरह से पूरी क्रांति ला दी। सेकेंड डर्बी या द्वितीय जो डर्बी थे, उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का आविष्कार किया। ढलवा लोहा बहुत ज़्यादा टूटता था, भंगुर था। पिटवा लोहा उससे कम भंगुर था। अगला आविष्कार किया हेनरी कोट ने आलोड़न भट्टी का, जिसमें ऐसी विधि का आविष्कार हुआ जिससे साफ लोहा और अच्छा लोहा, शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। अब लोहे में भी बच्चों एक दिक्कत होती है, आप जानते हो कि लोहा जंग बहुत खाता है, उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उठाने में इधर उधर करने में भी तकलीफ़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा पड़ता है, साथ ही साथ जंग खाने से उसकी उम्र भी कम होती जाती है। तो इस समस्या से निजात दिलाई हेनरी बेसेमर ने। उन्होंने लोहे से स्टील बनाने की विधि काम में ली। उन्होंने बताया कि लोहे को साफ करके उसमें कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज और कुछ पदार्थ मिला दे तो लोहे की अपेक्षा मजबूत, हल्का, जंगरोधी और लचकदार ये काम बना लेंगे। हेनरी बेसेमर ने इस्पात बनाने की जल्दी विधि खोजी और इसी के कारण बेसेमर प्रक्रिया आज भी इसी नाम से जानी जाती है। इस विधि से ढलवा लोहे से सीधा स्टील या इस्पात तैयार किया जाता है। 1800 से लेकर 1830 में ही ये सारे ब्रिटेन में लोहा उद्योग में परिवर्तन हुए। तो जितना 1800 में लोहा पैदा हो रहा था, 30 साल बाद उसका 4 गुना लोहा अब वहाँ पैदा होने लग गया। साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो भी बढ़ गई। 1820 में जहाँ 1 टन ढलवा लोहे के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत होती थी, वही 30 साल बाद आते आते वो 2 टन रह गई। यानी कोयला भी जो है अब 1/4 ही काम में आ रहा है, 1/4 काम में आ रहा है, और लोहे का जो उत्पादन है वो भी अब बढ़ चुका है। लोहा सस्ता, मशीनें सस्ती, औद्योगिकरण की स्पीड तेज़। अगला अब अपना आविष्कार हुआ इंजन, क्योंकि पहले जो मशीनें शुरू में इंसानों से कर रही हैं। हालांकि रिचर्ड आर्कराइट ने
जल शक्ति से काम में लाने वाली मशीन तो तैयार की, लेकिन फिर भी मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के नए स्रोतों की खोज की ज़रूरत हुई। अभी तक जल शक्ति और पवन शक्ति इन दोनों का काम में लिया जाता था, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं थी। सबसे पहले भाप की शक्ति का जो प्रयोग किया गया था वो खाने जो होती थी वहाँ उन उद्योगों में किया गया। सबसे पहली चीज़ तो थी कि खानों में क्या हुआ करता है, आज भी देखो खानों में पानी भर जाता है कई बार। इससे समस्या से छुटकारा पाने के लिए टॉमस न्यूकोमेन थे, उन्होंने एक भाप के इंजन का आविष्कार किया 1712 में। अब देखना, आप भाप का इंजन पढ़ते हो तो हमेशा यही आया करता है कि जेम्स वॉट ने भाप के इंजन की खोज की। टॉमस न्यूकोमेन ने सबसे पहले भाप का इंजन खोजा था, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, गहराई से पानी ये नहीं निकाल पाता था। इन सारी कमियों को दूर किया जेम्स वॉट ने, जिसके कारण आज भी विज्ञान में जेम्स वॉट को ही भाप के इंजन का आविष्कारकर्ता माना जाता है। इस वाष्प के इंजनों को, जो न्यूकोमेन का वाष्प का इंजन था, इसकी कमियों को दूर करके कम खर्चीला, ज़्यादा उपयोगी भाप का इंजन उन्होंने बनाया, जिससे कारखानों में एनर्जी मिलने लगी और अब जो है मजदूर जो है उनको कम चाहिए, भाप के इंजन से ही काम होने लग गया। इंजन हो गया, मशीनरी हो गई, सूती वस्त्र उद्योग में परिवर्तन आ गए, लेकिन ये सारे परिवर्तन तब तक सार्थक नहीं हो सकते थे जब तक कि संचार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई जाए। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए जो सबसे पहला परिवर्तन किया वो किया था स्कॉटलैंड के निवासी मैकडम ने। उन्होंने सड़क निर्माण का रास्ता बताया। सड़क के निचले भाग पर भारी पत्थरों की एक परत लगा दी, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर और उसके बाद उसमें मिट्टी, और अब आजकल उसमें तारकोल लगाते हैं और ऐसी सड़कों को मैकडेमाइज सड़क कहा जाने लगा। लेकिन सड़कें जो हैं वो इतनी उपयोग में नहीं आई। इंग्लैंड में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी नहरें। सबसे पहले जिसने नहर बनाई वो थे जेम्स ब्रिंडले। भारी सामान के परिवहन को, क्योंकि नहर में एक बार डाल दो जहाज़ को तो नहर की दिशा के साथ साथ वो चलता चला जाता है। वर्सले कैनाल जेम्स ब्रिंडले ने 1761 में सबसे पहले बनाई। जैसे ये आई, माल ढोने का खर्चा आधा रह गया, तो पूरे इंग्लैंड में एक तरह से नहर बनाने की होड़ शुरू हो गई, जिसे नहरोन्माद यानी नहरों के नशे के नाम से आज भी जाना जाता है। 1788 से 96 तक 8 वर्षों की अवधि को, इस अवधि में 46 नए नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए। इसके अलावा 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसापे, उन्होंने स्वेज नहर का निर्माण कराया, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है। जब ये नहर बन गई तो यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी उसमें 33% की कमी आ गई। 1/3 रास्ता अब कम हो गया, तो भारत पर नियंत्रण करना और व्यापार भी उनके लिए आसान हो गया। लेकिन बच्चों, नहरों के साथ समस्या हुआ करती है। एक तो जब ठंड होती है इंग्लैंड में, जो कि ज़्यादा पड़ती है, उस दौरान नहरों में क्या हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल हो गया, मुश्किल हो गया। दूसरा, ट्रैफिक जाम की भी दिक्कत होती थी। जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो नहरें पूरी भरी की भरी रहने लग गई। तो इस समस्या से निस्तारण के लिए दूसरा एक बहुत बड़ा जो नहरों में ड्रॉबैक है कि नीचे से ऊपर आप नहीं जा सकते नहरों से, ना ऊपर से नीचे इजीली आ सकते हो। इसके लिए आविष्कार किया गया रेल इंजन का। आविष्कारक का नाम था जॉर्ज स्टीफनसन। उन्होंने रेल के इंजन का आविष्कार किया। 1814 में रेल इंजन बनाया, जिसे उन्होंने ब्लचर नाम दिया। ये इंजन 30 टन भार को 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। मैंने कहा नहरें से पहाड़ी पर ना चढ़ा जा सकता है ना उतरा जा सकता है, पहाड़ी पर चढ़ा जा सकता है। और रेलवे के रूप में एक ऐसा साधन मिल गया, गर्मियों में पानी कम तो कोई समस्या नहीं, सर्दियों में पानी जम गया तो कोई समस्या नहीं, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं, और अत्यंत भार उठा सकता है। सबसे पहले स्टॉकटन और डॉर्लिंगटन शहरों के बीच में रेल मार्ग किया गया। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर, जो कि बहुत बड़े औद्योगिक नगर हैं, उनको जोड़ा गया। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा और अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम से कम समय में और कम से कम पैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना संभव बनाया। तो बच्चों, ये थे औद्योगिक क्रांति के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में आए हुए परिवर्तन। ये प्रश्न हमेशा याद रखना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। और कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र का उद्योग, जिसमें कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इतना कहकर ही आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।